सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ अयान। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वेब किस तरीके से काम करता है। हम ये देखने वाले हैं कि जब आप कोई भी ब्राउज़र पे जाकर www.youtube.com या और कोई वेबसाइट सर्च करते हो, तो वो वेबसाइट या वेब पेज आप तक किस तरीके से पहुंचता है। हम वो पूरी जर्नी एक्सप्लोर करने वाले हैं और इसी बीच हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जानने वाले हैं, लाइक इंटरनेट क्या होता है, आईपी क्या होता है, डीएनएस क्या होता है, डोमेन क्या होता है और ये सारी चीज़ें साथ मिलकर किस तरीके से काम करती है वो वेबसाइट वेब पेज आप तक पहुंचाने के लिए। सो इन शॉर्ट ये वीडियो एक बिगिनर फ्रेंडली ओवरव्यू होगा कि वेब पर चीज़ें काम कैसा करती है, एक रिक्वेस्ट फुलफिल किस तरीके से होती है। सो आगे बढ़ने से पहले एक और एक चीज़, अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली HTML CSS जावास्क्रिप्ट की वीडियो से शुरू करता, बट आई बिलीव कि ये टॉपिक बहुत ही फाउंडेशनल है और ये टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग होना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना इज़ रियली इंपॉर्टेंट अगर आपको अच्छी वेबसाइट्स या फिर अच्छे वेब एप्स डेवलप करना है फ्यूचर में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम डायरेक्टली चलते हैं हमारी फर्स्ट टॉपिक पे। हम पहले समझते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। तो इंटरनेट कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। इंटरनेट सिंपली एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क है जो कि पूरे अर्थ पे फैला हुआ है। तुम बोलोगे अयान एक सेकंड, नेटवर्क क्या होता है, ये नेटवर्क क्या चीज़ है। तो नेटवर्क को समझने के लिए हम एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक ऑफिस में हो। अब इस ऑफिस में यहाँ पर डिवाइसेस है आपके पास, इस तरीके से आपके पास 3 डिवाइसेस है, ए, बी और सी। अब यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है हमें कि जो ए डिवाइस है उसके पास कुछ रिसोर्सेज है जो कि बी के द्वारा रिक्वायर्ड है। सिमिलरली बी के पास कुछ रिसोर्सेज है जो सी के द्वारा रिक्वायर्ड है, और लेट्स से सी के पास कुछ रिसोर्सेज है जो दोनों ए और बी को रिक्वायर्ड है। अब इस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए जो पहला टास्क होगा वो ये होगा कि हम ये तीनों मशीन को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर लेवे। एक कनेक्शन अगर इस्टेब्लिश हो गया इन तीनों मशीन के बीच में, देन यूटिलाइजिंग दिस कनेक्शन, वो कनेक्शन को यूज करके हम सिंपली जो रिसोर्सेज जो मशीन को चाहिए वो हम दे सकते हैं। पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो हमने कनेक्शंस तो इस्टेब्लिश कर लिए। आगे बढ़ने से पहले ये कनेक्शंस जो हमने इस्टेब्लिश करे ये वायर्स के द्वारा भी हम कर सकते हैं, या तो हम रेडियो वेव्स का यूज़ करके भी कर सकते हैं जिसमें वाईफाई एंड ब्लूटूथ आ जाता है। हमारा गोल था कि किसी तरीके से इनको आपस में कनेक्ट कर लो। अब ये कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, राइट। अब ए के पास जो रिसोर्सेज थे वो सिंपली बी को हम दे सकते हैं, बी के पास जो रिसोर्स है वो सी को दे सकते हैं। अब ये जो फॉर्मेशन इधर बना है ये एक एग्जाम्पल है नेटवर्क का। ये चीज़ को ही हम नेटवर्क कहते हैं। तो in order to summarize, a network is nothing but a collections of devices that are interconnected with each other and utilizing this connection वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं जब उनको रिक्वायर्ड हो। नेटवर्क के रिलेटेड ही एक छोटा सा टॉपिक है, वो भी हम साथ में कवर करते चलते। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो ये हो गया एक नेटवर्क, राइट। इस नेटवर्क को हम कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द नेटवर्क। तो यहाँ पर हमारे पास एक नेटवर्क है, टिपिकली जो हमने केस सोचा था उसके हिसाब से ये एक ऑफिस का नेटवर्क है और इस नेटवर्क में 3 डिवाइसेस कनेक्टेड है। इस नेटवर्क को हम कैटेगराइज कर सकते हैं लैन में। ये लैन क्या होता है? लैन सिंपली एक कैटेगरी है जिसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। तो वो सब नेटवर्क जो कि स्मॉल स्केल पे होते हैं, जैसे कि एक ऑफिस की बिल्डिंग का नेटवर्क हो गया, समझ लो आपके घर का नेटवर्क हो गया, उस नेटवर्क को हम सिंपली लैन कैटेगरी में डाल देते हैं जो कि एक छोटे साइज का नेटवर्क हो गया। जब बहुत सारे लैन नेटवर्क्स आपस में मिलते हैं तो ये जो नेटवर्क इधर पे क्रिएट होता है वो नेटवर्क को हम कहते हैं मैन नेटवर्क। मैन का सिंपल फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। सो मैन टिपिकली वो सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है जो कि एक सिटी के अंदर बिलोंग करते हैं। तो ये साइज के नेटवर्क को हम मैन कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मैन नेटवर्क हो गया। अब लेट से हमारे पास बहुत सारे मैन नेटवर्क्स है, तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं सिर्फ 3 नेटवर्क्स बना रहा हूँ यहाँ पर। ये नेटवर्क जब आपस में इंटर कनेक्ट होते हैं तो ये एक बहुत बड़े स्केल का नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम कहते हैं वैन नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ये जो है ये बड़े साइज का नेटवर्क जो है ये टिपिकली कंट्री स्पेन करता है, कॉन्टिनेंट स्पेन करता है, लाइक पूरे कॉन्टिनेंट्स के सारे डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपली ये कैटेगराइजेशन है जो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द नेटवर्क। अब पहले वाली चीज़ें कनेक्ट करते हैं। मैंने आपको कहा था कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क है जो कि पूरे अर्थ में स्पेन किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क जो कि पूरे दुनिया में फैला हुआ है, उसे ही हम वैन नेटवर्क कहते हैं। और वैन नेटवर्क का एक एग्जाम्पल है इंटरनेट। तो इसको फटाफट समराइज करते हैं। इंटरनेट इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज नेटवर्क दैट helps in connecting multiple devices, billions of devices throughout the world. So I hope by now आपको ये तो समझ गया होगा कि इंटरनेट क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले एक और एक क्वेश्चन है कि हम इंटरनेट बना क्यों रहे, ये हम क्यों लगे पड़े कि हम सारे दुनिया भर के डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर ले। तो इस चीज़ के बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि जो आप इंटरनेट पे कर सकते हो। दूसरा एग्जांपल ये होगा कि आप घर बैठे कोई रिसोर्स जो कि और कहीं पे जनरेट हुआ है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे कि ये वीडियो हो गया, ये भी आप इंटरनेट के थ्रू ही देख पा रहे हो। अब लेट्स से ये जो ए डिवाइस यहाँ पर है ये कोई बंदे के पास है, इंडिया में बैठा है, ताजमहल घूम रहा है वो, और ये जो सी डिवाइस है ये इसका दोस्त है। फॉर एग्जांपल ये यूरोप में घूम रहा है और सी डिवाइस चला रहा है यहाँ पे। ये जो सी डिवाइस चला रहा है वो उसे कहता है कि तू तो ताजमहल घूम रहा है, तू थोड़े फोटोज भेज दे मेरे को। अब यहाँ पर हमारे पास इंटरनेट की वजह से ये पूरा कनेक्शन बना हुआ है। ये कनेक्शन का यूज़ करके हम सिंपली सी के पास भेज सकते हैं वो चीज़।
तो ये कनेक्शन का यूज़ करके फाइनली वो फ़ोटो चला गया सी के पास। अब 1 सेकंड के लिए हम यहाँ से इंटरनेट हटा के देखते हैं, ये कनेक्शन ही नहीं एग्ज़िस्ट करते। तो क्या ऑप्शन था हमारे पास? तो यही ऑप्शन था कि ए सी को एक कबूतर भेजे जिसपे वो फ़ोटो की हार्ड कॉपी लगा के भेजे। इंटरनेट का यही फ़ायदा है कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन दुनिया के किसी कोने में बहुत स्पीड में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अब तक हमने देख लिया कि इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ नेटवर्क देख लिया हमने, इंटरनेट क्यों एग्ज़िस्ट करता है। मूविंग फॉरवर्ड यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, हमने दुनिया भर के डिवाइसेज़ को कनेक्ट तो कर लिया एक-दूसरे से। अब एक प्रॉब्लम है कि अगर मेरे को ए डिवाइस से सी डिवाइस पे कम्युनिकेट करना है, तो मेरे को इतने बड़े नेटवर्क में अमंग बिलियंस ऑफ डिवाइसेज़ में मेरे को कैसा पता चलेगा कि यही पर्टिकुलर डिवाइस सी डिवाइस है, इससे ही मेरे को कम्युनिकेट करना है। अब ये चीज़ सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने सोचा कि इतने बड़े नेटवर्क पे हम सिंपली सारे डिवाइसेज़ को उनका एक अपना एड्रेस दे देंगे और वो एड्रेस के थ्रू हम उनको आइडेंटिफ़ाई कर देंगे, उन तक रीच आउट कर लेंगे। इसको आप ऐसा समझिए कि आपको अमेज़न से एक पार्सल ऑर्डर करना है। आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आप वो आइटम को ऐड टू कार्ट करोगे, देन आप अपना एड्रेस डालोगे, राइट? जब तक आपका एड्रेस अमेज़न के पास नहीं है, जब तक वो पार्सल डिलीवर कर नहीं सकते। तो यहाँ पर भी सिमिलर फंडा है, अगर ए को कुछ रिसोर्सेज़ भेजना है सी को, तो उसका फर्स्ट स्टेप होगा कि वो सी का एड्रेस पता करे और ये एड्रेस जो है उसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस बहुत सिंपल होता है, वो बेसिकली एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स होता है इन पर्टिकुलर फॉर्मेट। तो जनरली ये फॉर्मेट होता है कुछ इस तरीके का, जहाँ पर हम 4 डिजिट्स लिखते हैं और ये 4 डिजिट्स एक डॉट के थ्रू सेपरेटेड होते हैं। ये एक्स एक डिजिट हो सकता है 0 से लेकर 255 के बीच में से कुछ भी। तो ये जो स्ट्रिंग है, ये जो चीज़ है, ये सिंपली होता है एक आईपी एड्रेस। जो ये आप यहाँ पर देख रहे हो, ये एक एग्जांपल है एक आईपी एड्रेस का। अब हम सिंपली आईपी एड्रेस लिखे ये कंप्यूटर को दे देंगे। ए का काम ये रहेगा कि वो सी का आईपी एड्रेस ऑब्टेन करे, उसको एड्रेस पता चल गया, देन सिंपली इंटरनेट के थ्रू ए वो रिसोर्स सी तक पहुंचा सकता है, सी को दे सकता है। तो ये हो गया ओवरव्यू आईपी एड्रेस का। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। आईपी एड्रेस एक स्ट्रिंग होती है जो कि हम डिवाइसेस को देते हैं उन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए और उन तक रीच आउट करने के लिए ओवर द इंटरनेट। अगर आपने एक चीज नोटिस करा होगा, अगर आप इस फॉर्मेट को गौर से देखो, तो हमें ये पता चलता है कि हम एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही आईपी एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर काउंट ही जनरेट कर सकते हैं और टू बी प्रिसाइज वो काउंट अराउंड 4 बिलियन होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इंटरनेट पे सिर्फ अराउंड 4 बिलियन डिवाइसेस ही यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हम ये फॉर्मेट फॉलो करें तो। और ये फॉर्मेट इनिशियल डेज में इंट्रोड्यूस हुआ था जब इंटरनेट इतना फेमस नहीं था, इतने सारे डिवाइसेस नहीं थे, और ये फॉर्मेट को हम कहते हैं IPv4। लेकिन आज के जमाने का स्केल देखें तो 4 बिलियन डिवाइसेस तो बहुत इजीली हम क्रॉस कर चुके होंगे, और इसे ही सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने इंट्रोड्यूस किया था IPv6। तो IPv6 का जो फॉर्मेट होता है वो IPv4 से थोड़ा सा डिफर करता है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, ये हो गया एक IPv6 का फॉर्मेट। इस पे टोटल 8 सेट्स है जो कि सेपरेटेड है। एक सेट में हम 4 डिजिट लिख सकते हैं। जो एक एक्स है वो होता है एक हेक्स डिजिट। तो ये फॉर्मेट फॉलो करके हम लिटरली बहुत सारे यूनिक एड्रेसेस जनरेट कर सकते हैं, और जो IPv4 की जो लिमिटेशन थी वो ओवरकम हो सकती है IPv6 से। ये जो है ये एक एग्जांपल ऑफ IPv6 है। सो आई थिंक इतना नॉलेज आईपी के अराउंड इज इनफ टू गेट एन ओवरव्यू। इसमें हम अभी और नहीं घुसते, इसमें डिस्कस करने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें, इसको एक फ्यूचर वीडियो में हम लोग सेपरेटली कवर करेंगे। तो मेरा मेन रीज़न आपको इंटरनेट समझाने का ये था कि हम वेब को और आसान तरीके से समझ सकें कि वेब जो होता है वो कम्प्लीटली रिलाई करता है इंटरनेट पे। अब हम समझते हैं कि वेब क्या होता है। तो वेब एक कलेक्शन होता है। किस चीज़ का कलेक्शन? लिटरली एनीथिंग दैट इज रीचेबल वाया योर ब्राउजर, बी इट अ वेबसाइट, वेब पेज और एनी इमेज। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। जो भी वेबसाइट आप देखते हो, जो भी वेब पेजेस देखते हो, जो भी वेब एप्स देखते हो, जो भी ऑडियो देखते हो, वीडियो देखते हो, फोटोज देखते हो, ब्राउजर के थ्रू जाके एक्सेस करते हो जिसे, वो सारी चीजें, उन सब का कलेक्शन इज वेब। तो सिंपली लेट से ये हो गया कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट, ये हो गया कोई फोटो जो आप ब्राउजर से एक्सेस कर रहे हो। ऐसे मिलियन बिलियन रिसोर्सेज होते हैं और ये सारी चीजों का कलेक्शन कहलाता है द वेब। अब इस कलेक्शन के बीच अगर मेरे को एक पर्टिकुलर रिसोर्स आइडेंटिफाई करना है यूनिकली, वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? इस चीज के लिए वी हैव URLs। जो भी आप इधर पे सर्च बार पे देखते हो, इधर पे ये जो चीज है इसे हम कहते हैं URL। तो URL का काम ये होता है कि इस वेब के अंदर जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से हर एक रिसोर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। यहाँ पे आईपी और URL को मिक्स नहीं करना है। आईपी क्यों यूज होता था? आईपी यूज होता था इंटरनेट पे एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करने के लिए, वेरेस URL जो होती है वो यूज होता है वेब पे। वेब जो कि कलेक्शंस ऑफ रिसोर्सेज है, उसमें एक पर्टिकुलर रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। वेब जो होता है वो एक थ्योरेटिकल टर्म है। ऐसा नहीं है कि एक जगह पे ही सारे रिसोर्सेज भरे पड़े, कोई मतलब एक प्लेस एग्जिस्ट करती है जहाँ पे ये सारे रिसोर्सेज भरे पड़े। बट इन रियल लाइफ ये कुछ इस तरीके से होता है कि लेट्स से ये हो गया आपके डिवाइस, इंटरनेट पे आपके बहुत सारे डिवाइसेज है। अब ये पर्टिकुलर रिसोर्स जो है वो हो सकता है ये वाले डिवाइस के अंदर, ये वाला वेबसाइट A फॉर एग्जांपल, वेबसाइट A बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर डिवाइस। सिमिलरली वेबसाइट जो B है वो कोई अलग डिवाइस पे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन टू जनरलाइज दिस, इसको थ्योरेटिकल टर्म्स में लाने के लिए हम बोलते हैं कि ये जो वेब है वो एक कलेक्शन है ये सारे रिसोर्स का। अब इससे हम एक और एक चीज समझ सकते हैं कि अगर रिसोर्स अलग अलग डिवाइसेस पे एग्जिस्ट करते हैं तो कोई ना कोई होगा जो कंज्यूम कर रहा है कुछ रिसोर्सेज, और कोई ना कोई डिवाइस होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल
रिस्पॉन्सिबल है वो रिसोर्स जो कंज्यूम हो रहा है उसको प्रोवाइड करने के लिए। तो यहीं से ही हमारी नवी टॉपिक आती है जो कि होता है क्लाइंट और सर्वर। तो इसको सिंपली समझेंगे, जो क्लाइंट होता है वो बेसिकली कंज्यूमर होता है। उसका काम ये होता है कि वो कोई भी रिसोर्स मांगेगा कि भाई मेरे को ये रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, मेरे को ये रिसोर्स दे दो। तो ये हो गया आपका क्लाइंट। एट द अपोजिट एंड जो डिवाइस जो एंटिटी क्लाइंट को वो रिसोर्स प्रोवाइड करती है वो हो जाती है सर्वर। अब ये केस में जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर मशीन यहाँ पर वेबसाइट भी लेकर बैठी हुई है। अब एक क्लाइंट आता है इसके पास। हमारे केस में क्लाइंट सिंपली एक ब्राउजर होता है क्योंकि ब्राउजर से ही रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है। ये क्लाइंट आके कहता है कि मेरे को वेबसाइट भी रेंडर करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। तो ये इंटरनेट का यूज करके हमारा सर्वर है उस तक पहुंचता है और उससे कहता है कि मेरे को वेबसाइट भी रेंडर करना है, उसके रिसोर्सेज तुम्हारे पास है तो वो रिसोर्सेज मेरे को दे दो। सर्वर बोलता है ठीक है और ये उसको सर्व कर देता है वो रिसोर्सेज। और ये पर्टिकुलर चीज को ही हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में सिंपली एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट का काम ये होता है कि कोई भी रिसोर्सेज वो रिक्वेस्ट करे और सर्वर का काम ये होता है कि वो जो रिक्वेस्टेड रिसोर्स है उसको वो सर्व करे, उसको प्रोवाइड करे। तो अब ठीक है, क्लाइंट समझ गया, सर्वर समझ गया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन दोनों का लेना देने के बीच में कुछ तो कम्युनिकेशन होता होगा और वो कम्युनिकेशन का कुछ तो एक तरीका होना चाहिए, राइट। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको ये केस में हिंदी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ तो इसी तरीके से कुछ तो भी स्टैंडर्ड्स फॉलो होना चाहिए कि क्लाइंट जो बोल रहा है वो सर्वर को समझ में आना चाहिए और सर्वर जो बोल रहा है वो क्लाइंट को समझ में आना चाहिए। तो यही चीज के लिए प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस होते हैं। तो प्रोटोकॉल्स क्या होता है? प्रोटोकॉल बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो हमें फॉलो करना मस्ट है जब हम कुछ टास्क कैरी आउट कर रहे हैं। तो हमारे केस में यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर के बीच में बात हो रही है। क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, सर्वर रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जो हो रहा है ये एक सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए और ये चीज़ के लिए जो हम फॉलो करते हैं वो होता है HTTP प्रोटोकॉल। तो HTTP प्रोटोकॉल बेसिकली कुछ नहीं है, सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स है दैट मस्ट बी फॉलोड व्हेन टू डिवाइसेस आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर ओवर द वेब। अब इससे फायदा ये होता है कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो जाता है कि मैं इसी स्टैंडर्ड से बात करूंगा और इस स्टैंडर्ड को अगर मैं फॉलो करूंगा तो मैं दुनिया के किसी भी कोने पे होवे कोई भी सर्वर मैं उसको सिंपली कम्युनिकेट कर पाऊंगा और इस स्टैंडर्ड की वजह से वो जो सर्वर जो दूसरे कोने में बैठा है उसको मेरी बातें समझ में आ जाएगी। तो अभी तक हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए, एक बार क्विकली उसे समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एक नेटवर्क क्या होता है। तो नेटवर्क सिंपली एक कलेक्शन होता है डिवाइसेस का जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं और वो कनेक्शन का यूटिलाइज करके वो आपस में रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि लैन मैन वैन क्या होता है। फिर हम धीरे धीरे समझे कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क होता है जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड स्पैन होता है। तो फिर हमने देखा था कि IP एड्रेसेस क्या होते हैं। हमने समझा कि ठीक है हमने इंटरनेट तो बना लिया, इसमें हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है अगर डिवाइसेस को तो हम IP एड्रेसेस का यूज कर लेंगे। फिर हमने समझा कि वेब क्या होता है। वेब एक कलेक्शन होता है जिसमें बहुत सारे दुनिया भर के रिसोर्सेज पड़े हुए जो कि एक्सेसिबल है ब्राउजर से। फिर हमने देखा URL क्या होता है। तो URL तो सिंपली जो रिसोर्सेज वेब के अंदर पड़े हुए उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। फिर हम धीरे धीरे समझे कि एक सर्वर क्या होता है और एक क्लाइंट क्या होता है। फिर हमने देखा कि प्रोटोकॉल क्या होता है। तो सिंपली ये तो सिर्फ एक रूल्स होता है जिससे एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो सके। और फिर हमने समझा कि वेब के ऊपर जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है वो होता है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हम समझेंगे कंप्लीट फ्लो, कंप्लीट पिक्चर कि आपने www.youtube.com सर्च करा, अब क्या होगा। तो सबसे पहले आप ब्राउजर पे गए, आपने www.youtube.com डाला और आपने एंटर दबाया। सबसे पहला काम ब्राउजर का होता है कि वो रिसोर्स फेच करे जो कि रिक्वायर्ड है youtube.com रेंडर करने के लिए। तो अब हमें ये तो पता है कि ये सारी चीजें हो रही है इंटरनेट पे। अब जो सर्वर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है youtube.com का रिसोर्स सर्व करने के लिए उसका एक IP एड्रेस होगा, वो कहीं तो बैठा होगा इंटरनेट पे। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से इसका IP एड्रेस ये है, लेकिन अभी एक लूप होल है यहाँ पे कि ब्राउजर के पास तो नहीं है वो IP एड्रेस, वो किस तरीके से पहुंचेगा सर्वर तक। तो अब किसी भी तरीके से हमें IP एड्रेस लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ यही है www.youtube.com, ब्राउजर के पास तो सिर्फ यही चीज़ है। तो ये IP एड्रेस कहाँ से लाएगा? अगर IP एड्रेस आया नहीं इसके पास तो ये तो रेंडर ही नहीं कर पाएगा पेज। तो ये चीज़ रिजॉल्व करने के लिए एक सोल्यूशन आता है यहाँ पे और उसका नाम होता है DNS। DNS को हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम। DNS का बहुत बेहतरीन काम होता है। सबसे पहले तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो www.youtube.com, इसे हम कहते हैं डोमेन नेम। डोमेन्स का काम ये रहता है कि ये एक ह्यूमन रीडेबल नाम प्रोवाइड करते हैं आपकी वेबसाइट के लिए। ये तो हो गई डोमेन, लेकिन मेरे को तो चाहिए IP एड्रेस रिसोर्स फेच करने के लिए। अब ब्राउजर सबसे पहले जाता है DNS के पास। DNS को बोलता है कि मेरे पास ये डोमेन है, क्या तेरे को पता है कि इस डोमेन के करस्पॉन्डिंग कौन सा IP एड्रेस है, या तो ये डोमेन का जो रिसोर्सेज सर्व कर रहा है उस सर्वर का IP एड्रेस क्या है। तो DNS का काम ही है कि वो डोमेन नेम जो उसको दे रहा है ब्राउजर उसको एक पर्टिकुलर IP पे रिजॉल्व करे अगर वो डोमेन नेम वैलिड है तो DNS को हम एक फ़ोन बुक की एनालॉजी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 3 जन का नंबर सेव करना है, तीनों का नाम है राहुल, साहिल और रेहान। आप क्या करोगे? आप अपनी डायरी खोलोगे, अपनी फ़ोन बुक खोलोगे, उसमें सबसे पहले आप तीनों के नाम लिखोगे, उसके सामने उसके करस्पॉन्डिंग आप लोग का नंबर लिख दोगे और जब भी आपको एक्सेस करना होगा आप नंबर से नहीं एक्सेस करोगे, आप अब नाम से एक्सेस करोगे। वो फ़ोन बुक खोलोगे, नाम ढूंढोगे, आपको नंबर खुद ब खुद मिल जाएगा। सेम काम है DNS का कि तू मेरे को एक डोमेन नेम दे, मैं तेरे को उसका करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस अगर मेरे रिकॉर्ड पे है तो मैं तेरे को दे दूंगा। और ये पर्टिकुलर चीज़ जिसमें डोमेन नेम से IP एड्रेस रिजॉल्व हो रहा है उसको हम बोलते हैं डोमेन नेम रिजोल्यूशन। क्योंकि एंड ऑफ द डे ब्राउजर को क्या चाहिए? ब्राउजर को IP एड्रेस चाहिए, लेकिन IP एड्रेस का आपने फॉर्मेट तो देखा होगा, वो हम याद तो नहीं रख सकते ना।
समझिए 10 वेबसाइट्स है। अब पूरे 10 वेबसाइट की आईपी एड्रेस कहाँ याद करूँ मैं? तो इसका एक सिंपल फिक्स यही होता है कि एज अ वेबसाइट ओनर हम एक डोमेन खरीद लेते हैं। डोमेन के करस्पॉन्डिंग एक आईपी एड्रेस हम उसको बोल देते हैं कि ये वाले डोमेन नेम के करस्पॉन्डिंग हमारा ये सर्वर का ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है। अब वो डोमेन नेम जब भी कोई भी ब्राउजर पर डालेगा तो वो उसको रिजॉल्व कर देगा आईपी एड्रेस पे। तो अब हम सारी चीजें एक साथ पुट आउट करते हैं। सबसे पहले हम गए ब्राउजर पे, हमने टाइप किया www.youtube.com। अब ब्राउजर का फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आईपी एड्रेस पता करे कि मेरे को किस सर्वर से बात करना है, किस सर्वर से मेरे को रिक्वेस्ट करना है। वो सबसे पहले कॉन्टेक्ट करता है डीएनएस से। डीएनएस पे एक रिक्वेस्ट फायर करता है, बोलता है डीएनएस मेरे पास ये www.youtube.com है। डीएनएस अपने रिकॉर्ड्स में चेक करता है और वो आईपी रिटर्न करता है कि youtube.com की करस्पॉन्डिंग ये वाला पर्टिकुलर आईपी है। एक बार ब्राउजर के पास ये आईपी पहुंच गया, उससे पता चल गया कि अब मेरे को कौन से डिवाइस पे रिक्वेस्ट करना है, इंटरनेट पे किस डिवाइस पे मेरे को रिक्वेस्ट करना है, ये पता चल गया ब्राउजर को। अब सिंपली ब्राउजर क्या करेगा, एक कनेक्शन बनाएगा HTTP कनेक्शन, जिसके थ्रू वो सर्वर पे रिक्वेस्ट करेगा कि हे सर्वर, ये youtube.com के मेरे को रिसोर्सेज दे दो जिसका यूज करके मैं क्लाइंट को यूट्यूब दिखा सकूं। अब ये रिक्वेस्ट एक बार सर्वर तक पहुंची, सर्वर का काम ये रहेगा कि वो youtube.com के लिए जो भी रिसोर्स क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है उसको वो क्लाइंट को दे देवे। तो यहाँ पर ये जो है वो रिसोर्स है जो कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया था, इसे हम पेलोड कहते हैं। ये पहुंच गया क्लाइंट पे। ब्राउजर का काम ये है कि एक बार इसके पास पेलोड आ गया तो सिंपली ये पेलोड का यूज करके वो यूट्यूब को रेंडर कर सके। अब रेंडर का मतलब ये होता है कि एक मीनिंगफुल यूआई जनरेट करके उसको वो दिखा सके। आपको यहाँ पे फिर youtube.com फाइनली दिखने लग जाता है। तो ये होती है पूरी जर्नी। एक बार हम इसको पूरा समराइज कर लेते हैं वापस से। ब्राउजर, डीएनएस, सर्वर, रिसोर्सेज, ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है इंटरनेट के अंदर। वेब जो होता है ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, सिंपली एक कलेक्शन होता है सारे रिसोर्सेज का। एक्चुअल में जो रिसोर्स होते हैं वो इंटरनेट पे कोई सर्वर के पास ही बिलोंग करते होंगे, जैसे कि ये केस में youtube.com का जो भी रिसोर्स है वो ये पर्टिकुलर सर्वर के पास बिलोंग करता है और ये सर्वर का कोई ना कोई आईपी तो होगा अगर ये इंटरनेट पे। तो हमने www.youtube.com डाला, सबसे पहले रिक्वेस्ट गई डीएनएस पे, ये आईपी रिजॉल्व करके उस यूट्यूब के सर्वर का आईपी एड्रेस दे देता है ब्राउजर को। अब ब्राउजर सिंपली एक कनेक्शन बनाता है HTTP कनेक्शन, जिसके थ्रू वो सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मेरे को ये रिसोर्सेज चाहिए youtube.com रेंडर करने के लिए। सर्वर इंटर्न पेलोड रिटर्न करता है, बोलता है ये ले जो तूने रिक्वेस्ट किया था ये उसका रिस्पॉन्स। वंस दिस पेलोड रीचेस द ब्राउजर, अब ब्राउजर का काम है कि ये आपको रेंडर करे, जो भी यूआई जनरेट हो रहा है वो जनरेट करे और आप youtube.com दिखा देवे। तो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ हाउ थिंग्स वर्क्स ऑन द वेब। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही पर्पस था कि मैं एक सिंप्लीफाइड ओवरव्यू प्रोवाइड कर सकूं बिगिनर्स को कि किस तरीके से वेब काम करता है, किस तरीके से वेरियस कंपोनेंट्स काम करते हैं, उनका इंडिविजुअल लेवल पे क्या काम है और साथ में जब मिलते हैं तो किस तरीके से चीजें कैरी आउट होती है, क्या फ्लो होता है। इसमें हम जानबूझकर टेक्निकलिटी में घुसे नहीं। इन फ्यूचर हम इंडिविजुअल टॉपिक्स ले लेके कवर करेंगे कि डीएनएस के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो रहेगी जिसमें हम कंप्लीट डीप डाइव करेंगे। सिमिलरली यूआरएल्स के ऊपर होगी, आईपी के ऊपर होगी, इंटरनेट के ऊपर होगी, लाइक इंटरनेट फॉर्म कैसा होता है हमने ये तो डिस्कस नहीं किया था। तो ऐसी बहुत सारी टॉपिक्स है जो हम आगे देखेंगे। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। इस वीडियो के रिलेटेड जो भी आपको फीडबैक्स है या फिर जो भी आपके डाउट्स है वो मेक श्योर करें आप नीचे कमेंट में ड्रॉप डाउन कर दीजिए, मैं उसे एड्रेस कर लूँगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियोस आप मिस आउट ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।